हेलो बच्चों। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण के पार्ट 5 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम किन पादपों की बात कर रहे थे? C4 पादपों की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण नहीं देखा जाता। सॉरी, प्रकाश श्वसन जो है बच्चों वो नहीं देखा जाता। ठीक है, हम यही तो लक्षण की बात कर रहे थे। C4 पादपों में कौन सी प्रक्रिया नहीं देखी जाती बच्चों? प्रकाश श्वसन नहीं देखा जाता है। और प्रकाश श्वसन क्यों नहीं देखा जा रहा था, इसके मैंने आपको दो कारण बताए थे। एक तो हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट की संख्या, पूल आच्छद कोशिकाओं के आ जाने के कारण क्लोरोप्लास्ट की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। तो पहला कारण तो क्या था बच्चों? क्लोरोप्लास्ट की अत्यधिक संख्या। और दूसरा कारण हमने देखा था बच्चों, कौन सी एंजाइम? पेपकेज, या जिसे हम कहते हैं पेप कार्बोक्सिलेज, है ना। शॉर्ट में पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम को किस नाम से जानते हैं? पेपकेज। पूरा नाम क्या है बच्चों उसका? पेप कार्बोक्सिलेज। मैंने आपको बताया था कि ये जो एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये वातावरण में CO2 की सांद्रता कम हो जाने पर भी उसे स्थिर करने की क्षमता रखती है। इसका मतलब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बंधुता सबसे अधिक होती है। तो ये जो एंजाइम है यह निम्न CO2 सांद्रता पर भी उसे स्थिर करती है। तो पेप कार्बोक्सिलेज निम्न CO2 सांद्रता पर भी उसे स्थिर करती है। तो क्लोरोप्लास्ट की अधिक संख्या है, पेप कार्बोक्सिलेज की क्रिया है। यह दोनों बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के कारण ही रुबिस्को को पर्याप्त मात्रा में CO2 मिलती रहती है। भाई इन दोनों से हो क्या रहा है? इन दोनों बिंदुओं से प्रकाश श्वसन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये दोनों जो बिंदु हैं इस कारण पर्याप्त CO2 रुबिस्को को उपलब्ध होती है। रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करती है, ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य नहीं करती। और पादपों में, C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। तो इन दोनों बिंदुओं के आधार पर रुबिस्को को पर्याप्त CO2 उपलब्ध कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य, और इस कारण प्रकाश श्वसन नहीं होता, है ना भाई। तो हमें यह पता है C4 पादपों में प्रकाश श्वसन क्यों नहीं होगा। C4 पादपों में प्रकाश श्वसन इसलिए नहीं होगा क्योंकि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में ही कार्य करेगी, रुबिस्को ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? कम CO2 पर भी क्यों नहीं करेगी? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की अधिक संख्या और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की क्रिया दोनों इस उद्देश्य से काम करते हैं कि भले ही कम CO2 हो वातावरण में, तो भी CO2 को स्थिर करके रुबिस्को को उपलब्ध करवा दी जाए। ठीक है भाई। अब हम डिटेल में C4 पादपों में कौन सा चक्र पढ़ेंगे भाई? ध्यान से अब पढ़ेंगे कौन सा चक्र? C4 चक्र, जिसे कहते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड।
ठीक है बच्चों, आ जाओ। क्या एक सेकंड, क्या क्या समझना है हमको? ठीक है बच्चों, ये अपन ने क्या बनाया है, एक मिनट, ये हमने बनाया है एक C4 चक्र, या जिसे हम कहते हैं हैच एंड सैक चक्र। इसका मतलब C4 पादपों में कौन सा चक्र देखा जाएगा? C4 चक्र। पहले समझेंगे बच्चों, फिर बताऊंगा कौन से बिंदु और कैसे याद रखने हैं। हमें यह पता है इस C4 चक्र में सबसे पहला बिंदु तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको स्थिर करना है। तो सबसे पहले C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही, पहला कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कौन सा है? 3 कार्बन पेप। पेप मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, है ना। C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पहला ग्राही है भाई, C4 चक्र या हैच एंड स्लैक चक्र में पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही है वो 3 कार्बन पेप यानी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है। अब ये 3 कार्बन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में परिवर्तित होती है बच्चों? बायकार्बोनेट आयंस में। हां, कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में? बायकार्बोनेट आयंस के रूप में। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कौन है? 3 कार्बन फॉस्फेनॉल पाइरुवेट। तो 3 कार्बन फॉस्फेनॉल पाइरुवेट और 1 कार्बन मिलकर कितने बनेंगे? 4 कार्बन। 3 कार्बन फॉस्फेनॉल पाइरुवेट के 1 कार्बन बायकार्बोनेट आयन या CO2। CO2 या बायकार्बोनेट आयन एक ही मतलब है। बस पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, वो CO2 को किस रूप में स्थिर करती है? बायकार्बोनेट के रूप में, बस और कुछ नहीं। तो पेप कार्बोक्सिलेज 3 कार्बन पेप और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 कार्बन को किस रूप में स्थिर करेगी? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। जो कितने कार्बन का अम्ल है बच्चों? 4 कार्बन का अम्ल है। कितने कार्बन का अम्ल है? 4 कार्बन का अम्ल है। तो पहला स्थायी यौगिक कितने कार्बन का हुआ बच्चों? 4 कार्बन का। और पहला स्थायी यौगिक अगर 4 कार्बन का है, इस कारण इस चक्र को क्या कहते हैं? C4 चक्र। C3 चक्र में पहला स्थायी कार्बन यौगिक 3 कार्बन का था। यहां पर C4 चक्र में पहला स्थायी यौगिक 4 कार्बन का है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसलिए इस चक्र को C4 चक्र कहते हैं। एंजाइम स्थिरीकरण में कौन सी एंजाइम है? पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज के ब्रैकेट में मैंने मैग्नीशियम लिखा है। क्यों? क्योंकि इसका भी सहकारक मैग्नीशियम है। रुबिस्को एंजाइम का सहकारक भी मैग्नीशियम, पेप कार्बोक्सिलेज का सहकारक भी मैग्नीशियम। दोनों एंजाइम्स के सहकारक मैग्नीशियम है। फिर स्थिरीकरण से आपके पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का अम्ल बन गया। फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में परिवर्तित होगा? मेलेट या एस्पार्टेट में। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में परिवर्तित होगा बच्चों? मेलेट या एस्पार्टेट में। और फिर ये मेलेट एस्पार्टेट मीजोफिल कोशिकाओं से किस में स्थानांतरित होगा? पूल आच्छद कोशिकाओं में। ये काम तो सब कहां हो रहा था? पहला स्थिरीकरण तो मीजोफिल कोशिकाओं में हो रहा है। फिर ये मेलेट एस्पार्टेट कहां पर जाएगा? ये स्थानांतरित होकर पूल आच्छद कोशिकाओं में पहुंचेगा। पूल आच्छद कोशिकाओं में मेलेट एस्पार्टेट
इसका वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, इससे CO2 निकलेगा। तो मेलेट एस्पार्टेट 4 कार्बन के अम्ल हैं, इनसे वी कार्बोक्सिलीकरण CO2 निकला, तो ये 4 कार्बन से क्या बन गए, 3 कार्बन का अम्ल पाइरुवेट। अब ये जो CO2 निकला, यही CO2 तो रुबिस्को को उपलब्ध होगा। ये सारा तामझाम जो अपन ने किया है, पेप कार्बोक्सिलेज की क्रिया, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, ये किस लिए है तामझाम अतिरिक्त, ताकि हम रुबिस्को को पर्याप्त CO2 दे सकें। अब ये CO2 रुबिस्को को मिलेगी और कैल्विन चक्र या C3 चक्र से ही 6 कार्बन शर्करा बनेगी। इसका मतलब याद रखना बच्चों, C3 पादप हो या C4 पादप, दोनों में C3 चक्र तो होगा ही, कैल्विन चक्र तो सभी पादपों में होता है। ऐसी गलती मत करना कि सर C4 पादपों में तो C4 चक्र होगा, C3 चक्र नहीं होगा। होगा। जितने भी पादप हैं जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे, सभी में कैल्विन चक्र या C3 चक्र होना जरूरी है। 6 कार्बन शर्करा तो कैल्विन चक्र के द्वारा ही उत्पन्न होगी। ये जो अतिरिक्त C4 चक्र है, ये अतिरिक्त पद जो हम देख रहे हैं, ये केवल इसलिए हैं ताकि पर्याप्त CO2 रुबिस्को को दे सके, है ना भाई। 6 हम आगे कैम पादप भी पढ़ेंगे बच्चों। आज C4 चक्र पढ़ लिया अपन ने, C4 चक्र पढ़ने के बाद यानी C4 पादपों के बाद हम कैम पादप पढ़ेंगे। कैम पादपों में भी 6 कार्बन शर्करा तो C3 चक्र से ही बनेगी। याद रखना, C3 पादप, C4 पादप, कैम पादप, कितने भी पादप हैं प्रकाश संश्लेषण करने वाले, सब में 6 कार्बन शर्करा, 6 कार्बन शर्करा का निर्माण तो C3 चक्र या कैल्विन चक्र के माध्यम से ही होगा। तो ये CO2 रुबिस्को को मिली और कैल्विन चक्र से 6 कार्बन शर्करा बन गई, पाइरुवेट बन गया, क्योंकि वी कार्बोक्सिलीकरण से 4 कार्बन अम्ल 3 कार्बन अम्ल में परिवर्तित हुआ। फिर यह पाइरुवेट पुनः स्थानांतरित होकर पूल आच्छादित कोशिकाओं से वापस मीजोफिल कोशिका में आएगा और मीजोफिल कोशिका में यह 3 कार्बन अम्ल पाइरुवेट पुनः जनन से वापस किसका निर्माण करेगा, पेप। पुनः जनन से वापस किसका निर्माण करेगा, पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हुआ तो इसमें फॉस्फेट जुड़ेगा। फॉस्फेट के लिए ऊर्जा कहां से आएगी, एटीपी से। यहां पर एक चीज याद रखना, एटीपी से क्या बना बच्चों, एएमपी। अभी तक तो अपन जहां कहीं भी ऊर्जा बनाते थे, एटीपी से एक ऊर्जा बंध हटता था और एडीपी बनता था। यहां पर एटीपी से एएमपी बना है भाई। एएमपी का मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट का मतलब इससे 2 फॉस्फेट निकल गए, ये पीपीआई, 2 फॉस्फेट बंध हटे हैं। 2 फॉस्फेट बंध हटने का मतलब है 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हुई है। हां, एटीपी से अगर मैं एडीपी लिखता ना बच्चों, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका मतलब एक ही फॉस्फेट निकला, एक ही ऊर्जा खर्च हुई। लेकिन यहां पर एटीपी से एएमपी, 2 ऊर्जा बंध, 2 फॉस्फेट निकले, 2 फॉस्फेट निकले, इसलिए कितनी ऊर्जा गिनेंगे, 2 एटीपी ऊर्जा गिनेंगे। तो क्या क्या याद रखोगे बच्चों, वापस देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, C4 चक्र की बात कर रहे हैं। C4 चक्र में जो अतिरिक्त पद केवल इसलिए हैं ताकि हम पर्याप्त CO2 कैल्विन चक्र में रुबिस्को एंजाइम को उपलब्ध करवा सकें। पहली चीज तो C4 चक्र पूरा करने के लिए 2 कोशिकाएं काम कर रही हैं। C4 चक्र के लिए कितनी कोशिकाएं काम कर रही हैं बच्चों, 2 कोशिकाएं काम कर रही हैं। एक तो मीजोफिल कोशिका काम कर रही है और एक पूल आच्छादित कोशिकाएं काम कर रही है। दोनों के क्लोरोप्लास्ट में अंतर है। मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट और पूल आच्छादित कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में फर्क। क्या फर्क है, मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट छोटे हैं, मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट छोटे हैं और पूल आच्छादित कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट बड़े हैं।
मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना उपस्थित होगा, ग्रेना युक्त क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन पूल आच्छादित कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट तो बड़े हैं लेकिन ग्रेना नहीं है, ग्रेना रहित। और ग्रेना नहीं है, जरूरत भी तो नहीं है। ग्रेना की आवश्यकता तो लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया में है। प्रकाशीय अभिक्रिया तो मीजोफिल कोशिकाओं में हो जाएंगे। पूल आच्छादित कोशिकाओं में ग्रेना की आवश्यकता ही नहीं है, केवल स्ट्रोमा है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन केवल कहां होगा? स्ट्रोमा में ही तो होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा? C4 चक्र में पहला कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही, C4 चक्र में पहला कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कौन है? पेप, 3 कार्बन फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। पहला स्थायी यौगिक क्या है? 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। पहला स्थायी यौगिक 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, इसलिए इसे C4 चक्र कहते हैं। फिर कैल्विन चक्र तो होगा ही। अब ऊर्जा खर्च कितना हुआ? देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन शर्करा बनानी है। कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन शर्करा बनानी है, तो यह चक्र भी 6 बार चलेगा, है ना। 6 कार्बन शर्करा बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो चक्र को तो सभी 6 बार चलाना पड़ेंगे। एक चक्र में पहले तो C4 चक्र में या C4 पादपों की बात करें तो एक चक्र में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है? C3 चक्र में 3 ATP और 2 NADPH खर्च होते थे। C3 चक्र में एक चक्र में 3 ATP और 2 NADPH खर्च होते थे ना। हां, वो तो यहां पर भी होंगे क्योंकि कैल्विन चक्र तो यहां पर भी हो रहा है। उसके अतिरिक्त एक चक्र में 2 अतिरिक्त ATP खर्च हो रहे हैं, 2 अतिरिक्त ATP खर्च हो रहे हैं। तो एक C4 चक्र में 3 तो यहां पर, 2 अतिरिक्त 5 ATP खर्च हो रहा है ना भाई। तो आपके पास देखो भाई, C4 चक्र की बात करें तो C4 चक्र में फर्स्ट पहला कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कौन है? पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। कितना कार्बन है? 3 कार्बन। पहला स्थायी यौगिक, पहला स्थायी यौगिक ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। कितना कार्बन? 4 कार्बन। इस कारण इसे क्या कहते हैं? इस कारण हम इसे क्या कहते हैं? C4 चक्र। और एक C4 चक्र में 5 ATP और 2 NADPH, मतलब अतिरिक्त कितने हुए? अतिरिक्त कितने हुए बच्चों? 2 ATP। अतिरिक्त 2 ATP। 2 ATP क्यों? अतिरिक्त 2 ATP क्यों? वापस देख लो, ध्यान रखना। ये अतिरिक्त 2 ATP क्यों? C3 चक्र में 3 ATP और 2 NADPH तो चाहिए। 3 ATP और 2 NADPH तो खर्च है ही C3 में। उसके अलावा ये 2 फॉस्फेट, इसको 2 और गिनेंगे तो एक चक्र में 5 हैं। एक चक्र में कितने हैं भाई? 5। तो 6 कार्बन शर्करा के संश्लेषण के लिए, 6 कार्बन शर्करा के संश्लेषण के लिए C4 पादपों में कुल कितनी ऊर्जा? 6 × 5 कितनी? 30 ATP और 12 NADPH खर्च लगेगा, है ना भाई। ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है C4 पादपों में।
तो C4 पादपों में एक C4 चक्र में 2 अतिरिक्त एटीपी खर्च होंगे, तो कुल 5 एटीपी और 2 NADPH तो हो गए। और 6 कार्बन संश्लेषण या 6 कार्बन संश्लेषण के निर्माण के लिए C4 पादपों में कुल 30 एटीपी और 12 NADPH खर्चा ज्यादा होगा। अब समझ रहे हो, C4 पादपों को प्रकाश श्वसन से बचना है। C4 पादपों को 8 या 9 महीने प्रकाश श्वसन का डर रहेगा, क्योंकि 8 से 9 महीने वहां पर गर्मियां रहती हैं, तो उनको प्रकाश श्वसन से बचना पड़ेगा। प्रकाश श्वसन से बचने के लिए उन्होंने अनुकूलन तो दर्शाया, पेप कार्बोक्सिलेज को भी रखा, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट को भी रखा, रुबिस्को को पर्याप्त CO2 मिलाता रहा, लेकिन इसके लिए ऊर्जा अधिक खर्च होगी ना भाई। गर्मियों से बचना है। आज राजस्थान है, जो हिमाचल प्रदेश में लोग रह रहे हैं और जो राजस्थान में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में तो शिमला में तो आपको पता है 9 से 10 महीने ठंड रहती है, तो 1 या 2 महीने गर्मी भी होगी, तो उसके लिए एसी खरीदेंगे क्या? शिमला में कहीं ज्यादा एसी की जरूरत पड़ेगी क्या, एयर कंडीशनर की? नहीं। 9 से 10 महीने तो ठंड रहती है, 1-1.5 महीना थोड़ा तापमान बढ़ भी जाता है, तो उसके लिए ज्यादा एटीपी खर्च करने की या एयर कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन राजस्थान में 8 से 9 महीने तो गर्मियां रहती हैं, इसलिए एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए। तो एयर कंडीशनर लगाओगे, कूलर लगाओगे तो खर्चा ज्यादा आएगा ना। गर्मी से तो बच जाओगे, लेकिन ज्यादा खर्च लगेगा। सेम सिस्टम, C3 पादप तो शीतोष्ण क्षेत्रों में रहते हैं, ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं C3 पादप। तो C3 पादप शीतोष्ण क्षेत्रों में रहते हैं, ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। 9 महीने तो ठंड रहती है, तापमान कम रहता है। 1-2 महीने अगर प्रकाश श्वसन थोड़ा हो भी जाता है तो थोड़ी उत्पादकता उनकी कम हो जाती है। लेकिन C4 पादप 8 से 9 महीने शीत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, गर्मियों में, तो उन्होंने एयर कंडीशनर रखा है, उन्होंने अनुकूलन रखा है, लेकिन खर्चा ज्यादा आएगा। ये खर्चा 30 एटीपी खर्चा आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो अब अंतर देखें क्या? अब अंतर देखो भाई, सारा खेल ही अंतर है का है। कैसे? अब C3 पादप और C4 पादप। एक मिनट बच्चों, हाँ भाई, C3 पादप और C4 पादपों में अब अंतर हम देखेंगे। किन किन बिंदुओं पे देखेंगे भाई? सबसे पहले तो एक एक करके। फर्स्ट, CO2 ग्राही, हाँ भाई, क्या क्या अंतर देखेंगे? इधर आ जाओ। पहला कार्बन डाइऑक्साइड C3 पादपों में क्या था बच्चों? RUBP, 5 कार्बन। याद आया? C3 पादपों में पहला कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही 5 कार्बन RUBP है, जबकि C4 पादपों में 3 कार्बन पेप। C4 पादपों में पहला कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही 3 कार्बन है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। C3 पादपों में पहला कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही RUBP 5 कार्बन है। पहला स्थायी यौगिक 3 कार्बन 3PGA, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना? इसीलिए तो उसको C3 चक्र और उसे C4 चक्र कहते थे। फिर क्रैन्स एनाटमी, नहीं, क्रैन्स एनाटमी केवल किसका लक्षण? C4 पादपों का।
पत्तियों में क्रैंज एनाटमी केवल किसका लक्षण है भाई? C4 में। पेप कार्बोक्सिलेज नहीं होती, मीजोफिल कोशिकाओं में नहीं होती, और यहां पर क्या होगी? मीजोफिल सेल्स में। तो C4 पादपों के मीजोफिल कोशिकाओं में पेप कार्बोक्सिलेज होती है, C3 पादपों के मीजोफिल कोशिकाओं में पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम नहीं होती। C3 चक्र और C4 चक्र दोनों, C3 चक्र और रुबिस्को C3 और C4 पादप दोनों में होगा। फर्क क्या होगा बच्चों? यहां पर मीजोफिल सेल्स में होगा, यहां पर पूल आच्छद कोशिका में होगा। मैंने आपसे कहा कैल्विन चक्र हर पादप में होगा, C3 पादप हो, C4 पादप हो, कैम पादप हो, आपके पास कैल्विन चक्र, C3 चक्र सभी में होगा। फर्क C3 पादपों में मीजोफिल कोशिकाएं ही तो हैं, C3 पादपों में थोड़ी अपन पूल आच्छद कोशिकाएं पढ़ रहे हैं। तो C3 चक्र या रुबिस्को मीजोफिल कोशिकाओं में, C4 में पूल आच्छद कोशिकाओं में। प्रकाश श्वसन होगा? नहीं होता। ऊर्जा 18 एटीपी और 12 NADPH, यहां पर 30 एटीपी, ऊर्जा अधिक खर्च होगी, उत्पादकता कम और C4 में अधिक होगी। ठीक है, तापमान की बात हम आगे करेंगे भाई। तापमान अभी मैं छोड़ देता हूं, तापमान हम कारक में बात कर लेंगे। जब हम कारक की बात करेंगे वहां पर तापमान की बात कर लेंगे। तो देखो बच्चों, ये कुछ प्रमुख लक्षण किसके हो गए भाई? अंतर C3 पादप और C4 पादपों में। ग्राही, स्थायी यौगिक, क्रैंज एनाटमी, पेप के, C3 चक्र, रुबिस्को, प्रकाश श्वसन, ऊर्जा की आवश्यकता और उत्पादकता की बात हमने कर ली है। इसका मतलब C4 पादपों की उत्पादकता तो बेहतर है बच्चों, है ना? C4 पादपों की उत्पादकता तो C3 पादपों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उनमें प्रकाश श्वसन नहीं है। लेकिन प्रकाश श्वसन नहीं दिखाने के लिए, उत्पादकता ज्यादा करने के लिए इनमें ऊर्जा खर्च ज्यादा होगा। कितना ऊर्जा खर्च होगा भाई? 30 एटीपी। 12 एटीपी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च है 6 कार्बन शर्करा के निर्माण के लिए। ठीक है बच्चों, ये तो आपके पास क्या हो गया। अब एक और चीज, एक बिंदु आपको पता होना चाहिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पनसेशन बिंदु। हां भाई, ये क्या होता है? देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पनसेशन बिंदु का मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वो सांद्रता है जिस पर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की दर बराबर हो जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वो सांद्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की दर समान या बराबर हो जाए, उस कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता को कहते हैं CO2 कॉम्पनसेशन बिंदु। तो क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषण व श्वसन दर समान हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब यह है कि C3 पादपों में और C4 पादपों में, अब तक आपको इतना तो मालूम चल गया बच्चों कि ज्यादा CO2 किसे चाहिए काम करने के लिए। आपसे पूछ लिया जाए ज्यादा CO2 की आवश्यकता किसे है प्रकाश संश्लेषण के लिए? C3 पादपों को ज्यादा CO2 चाहिए या C4 को चाहिए? C3 पादपों को चाहिए। C3 पादपों को ज्यादा CO2 चाहिए, क्योंकि अगर CO2 की सांद्रता कम हो जाएगी तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज के रूप में काम करेगी और प्रकाश श्वसन हो जाएगा।
C4 पादपों में तो अगर CO2 सांद्रता कम भी हो जाए तो भी क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो कम CO2 को भी स्थिर कर सकती है और उत्पादकता बढ़ा सकती है। इसका मतलब C3 पादपों का जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पनसेशन बिंदु है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता वो ज्यादा होगी भाई। कितनी? 25 से 100 ppm होती है। और का C4 पादपों में, C4 पादपों में बच्चों क्या होगी? कम। CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होगा बच्चों? कम, 0 से 10। ये एक तथ्य है बच्चों, ये वैल्यूज जो हैं वो आपको याद रखनी है। ppm का मतलब पता होगा ना आपको, पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पनसेशन बिंदु का मतलब है ज्यादा CO2। ज्यादा CO2 पर कौन काम करता है? C3 पादप। कम CO2 पर अनुकूलन कौन दर्शाते हैं? C4 पादप। इसलिए C4 पादपों का कॉम्पनसेशन बिंदु कम है, C3 पादपों का कॉम्पनसेशन बिंदु ज्यादा रहता है। ठीक है भाई, अब देखो हमने C3 पादपों की बात कर ली और C4 पादपों की बात कर ली। अब किसकी बात करेंगे भाई हम? कैम पादप। हां, कैम का फुल फॉर्म क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम पादपों को हम क्या कहते हैं भाई? क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये कौन से पादप हैं भाई? ये कौन से पादप हैं? इनको हम मांसलोब्धित पादप, एक सेकेंड हिंदी, हाँ ठीक है, हिंदी विंदी थोड़ी सी अजीब होगी बच्चों, वो मात्राएं वात्राएं की गड़बड़ होगी, बस चलेगा। मांसलोब्धित पादप पता है ना आपको बच्चों, जो मरुस्थल डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ऐसे पादप जो मरुस्थल में पाए जाते हैं और तने और पत्तियों में श्लेष्मा और म्यूसिलेज का एकत्रण करते हैं। वो जल का संचय अपने तने और पत्तियों में करते हैं म्यूसिलेज के रूप में। ऐसे पादपों को कहते हैं मांसलोब्धित पादप या सक्यूलेंट्स। इनके एग्जाम्पल्स या उदाहरण इंपॉर्टेंट है भाई। क्या क्या उदाहरण है इनका? कैक्टस, ओपनशिया जिसे नागफनी कहते हैं, अगेव, पाइनएप्पल। ये सब किसके उदाहरण हैं भाई? कैम पादपों के उदाहरण हैं। किसके पादपों के उदाहरण हैं भाई? कैम पादपों के उदाहरण कौन कौन से हैं? ओपनशिया, एक और लिख सकते हैं, कैक्टस, ओपनशिया, अगेव, पाइनएप्पल, कैलेंचो। ये सभी पादप जो हैं किसके उदाहरण हैं? कैम पादपों के। कैम पादपों को हम मांसलोब्धित पादप कहते हैं, सक्यूलेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये मरुस्थल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में, जहां पर ये जल को म्यूसिलेज के रूप में तने और पत्तियों में संचित करके रखते हैं। अब ये कैम पादप सुनो, कैम पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण का चक्र है, हां, प्रकाश संश्लेषण मतलब अप्रकाशीय अभिक्रिया, वो C4 पादपों के जैसी ही है। हां, समझ गए ना आप? डेजर्ट्स में, मरुस्थल में पाए जाते हैं तो वहां पर भी तो प्रकाश तीव्रता और तापमान ज्यादा होगा। तो प्रकाश तीव्रता, तापमान ज्यादा होगा, CO2 कम होगा। इसका मतलब इन पादपों का चक्र भी किसके जैसा है? C4 पादपों के जैसा। कैम पादपों का चक्र भी कैसा होगा? C4 पादपों के जैसा ही होगा, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर ध्यान रखने हैं। कुछ प्रमुख मुख्य अंतर होंगे C4 की तुलना में, वो हम देखेंगे। अन्यथा पूरा का पूरा चक्र किसके जैसा ही है? C4 चक्र या पादपों जैसा, है ना? तो अब आगे ही लिख दूं नेक्स्ट। तो यहां पर बच्चों कैम पादपों का चक्र
C4 पादपों के समान है। कुछ प्रमुख अंतर। ठीक है, तो कैम पादप जो है बच्चों, कैम पादप जो है उनका चक्र किसके समान ही है भाई? C4 पादपों के समान है, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर हैं। क्या क्या अंतर हैं सुन लेंगे। सबसे पहले तो इनमें क्रैन्स एनाटॉमी एब्सेंट होती है भाई। तो C3 पादप हो, C4 पादप हो, कैम पादप हो, क्रैन्स एनाटॉमी तो केवल C4 पादपों में होगी। C3 पादपों में क्रैन्स एनाटॉमी नहीं है, कैम पादपों में भी क्रैन्स एनाटॉमी नहीं है। क्रैन्स एनाटॉमी नहीं है मतलब पूल आच्छादित कोशिकाएं नहीं हुई। अब पूल आच्छादित कोशिकाएं नहीं हुई तो पेप कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को दोनों मीजोफिल कोशिकाओं में होगी। तो क्रैन्स एनाटॉमी तो एब्सेंट है, इसका मतलब पेप कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को दोनों, पेप कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को दोनों किस कोशिकाओं में होगी भाई? मीजोफिल कोशिकाओं में उपस्थित। याद रखना, C3 पादपों में भी मीजोफिल कोशिकाएं थी, लेकिन C3 पादपों में मीजोफिल कोशिकाओं में केवल रुबिस्को होती है, पेप कार्बोक्सिलेज नहीं होती। तो पेपकेज और रुबिस्को दोनों मीजोफिल कोशिकाओं में किसका लक्षण है? कैम पादप का। तो कैम पादप है तो C4 पादप के समान, मतलब पेप कार्बोक्सिलेज उसमें होगी, लेकिन क्रैन्स एनाटॉमी नहीं है, पूल आच्छादित कोशिकाएं नहीं है, इसलिए पेपकेज और रुबिस्को दोनों मीजोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होगी। पहला अंतर तो यह हो गया क्रैन्स एनाटॉमी। दूसरा, ये पादप मरुस्थल या डेजर्ट्स में है। अब बच्चों ये पादप अगर मरुस्थल या डेजर्ट्स में है तो इनमें जल की हानि बहुत ज्यादा होगी, वाष्पोत्सर्जन की हानि बहुत ज्यादा होगी। तो इनको सबसे पहले तो अपने आप को वाष्पोत्सर्जन से बचाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनको वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि से बचना पड़ेगा, है ना? तो वाष्पोत्सर्जन की हानि के बचने के लिए इनमें विशिष्ट क्या पाए जाते हैं बच्चों? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्या पाए जाते हैं? विशिष्ट तमो सक्रिय रंध्र, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ऐसे रंध्र जो दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, वैसे तो रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। अधिकांश पादपों में दिन में रंध्र खुले रहते हैं और रात में बंद होते हैं। इनमें अगर रंध्र दिन में खुले रहें तो इतना ज्यादा जल की हानि होगी, इतना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा कि ये मर जाएंगे। इसलिए इन्होंने दिन वाले रंध्रों को दिन में बंद रखते हैं और रात में खोलते हैं। तो विशिष्ट कोटोएक्टिव रंध्र हैं, ये क्या है बच्चों? दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं। अब आप समझ गए होंगे, दिन में बंद रहते हैं, रात में खुलेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण कब करेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड को रात में स्थिर करेंगे। आपने पढ़ा होगा ना बच्चों 8वीं 9वीं 10वीं में, हर पादप दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है, रात में श्वसन करता है। वो बरगद के पेड़ में रात में नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बरगद का पेड़ ज्यादा CO2 निकालता है रात में, और वो ज्यादा CO2 से आप बेहोश हो सकते हो। ये सुनी है ना कहावतें। क्योंकि रात में सामान्यतः पादप श्वसन करते हैं और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऐसा कुछ। वैसे अब ये पादप तो दिन में रंध्र बंद है, ये जो है दिन में तो रंध्र बंद है, रात में खुले, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण रात में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण इन पादपों में रात्रि में होता है, और रात्रि में जब स्थिरीकरण होगा तो श्वसन नहीं होगा।
रात में CO2 स्थिर करेगा ये पादप, रात में CO2 बाहर थोड़ी फेंकेगा, इसलिए इसका श्वसन गुणांक रात्रि में 0 हो जाता है। कोशिकीय श्वसन में लिखा था, ठीक है। हाँ, यह धारणा बिल्कुल गलत है कि पादप दिन में प्रकाश संश्लेषण करेंगे, रात में ही श्वसन करेंगे। अरे नहीं भाई, श्वसन की प्रक्रिया तो 24 घंटे चलती रहती है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया हर कोशिका में 24 घंटे चलती रहती है, हाँ ठीक है। लेकिन वो तो दिन के समय ज्यादा CO2 स्थिर करता है पादप, बस। तो विशिष्ट कोटोएक्टिव रंध्र है बच्चों, ये दिन में बंद रहेंगे, रात में खुलेंगे। इसका मतलब रात में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण मेलिक अम्ल के रूप में होता है। और यह मेलिक अम्ल रिक्तिका में, रिक्तिका मतलब वैक्यूल्स में संचित हो जाता है। इसे हम कहते हैं डार्क एसिडिफिकेशन या रात्रि अम्लीकरण है। भाई क्या क्या अंतर है, मैंने आपसे कहा वापस, कैम पादप जो है वो C4 पादपों के समान है। कैम पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है, जो चक्र है, वो किसके समान है? बिल्कुल C4 पादपों के समान है। दो प्रमुख अंतर याद रखने हैं। पहला अंतर तो यह है कि इनमें क्रैन्स एनाटॉमी है नहीं, तो पेप कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को दोनों ही मीजोफिल कोशिकाओं में होंगी, सारा काम ही मीजोफिल कोशिकाओं में होगा। फिर दिन में नहीं होगा, रात में होगा। दिन में तो रंध्र बंद रहते हैं, रात में खुलते हैं। रात में खुलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर होगी, वही 4 कार्बन अम्ल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर बनेगा मेलिक अम्ल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किसमें हो गया? मेलिक अम्ल। यह मेलिक अम्ल रात में रिक्तिका में संचित हो जाता है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर तो हो गई, किस रूप में स्थिर हो गई? मेलिक अम्ल के रूप में, और मेलिक अम्ल रिक्तिका में संचित हो गया। तो रात में अम्ल रिक्तिका में संचित होता है, इसलिए रात्रि अम्लीकरण या डार्क एसिडिफिकेशन कहेंगे। फिर दिन के समय मेलिक अम्ल रिक्तिका से बाहर निकलेगा और 6 कार्बन शर्करा बनाएगा। 6 कार्बन शर्करा दिन में बनेगी, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर होकर मेलिक अम्ल के रूप में रिक्तिका में संचित रहेगा। बाकी पूरा का पूरा चक्र C4 पादपों के जैसा है। पूरा का पूरा चक्र किसके जैसा है भाई? C4 का। ये दो प्रमुख अंतर किसमें हो गए? कैम पादपों में। क्रैन्स एनाटॉमी का ना होना, ये कैम पादपों का अंतर हो गया C4 से, और क्योंकि रंध्र दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण रात में होगा। किस रूप में होगा? मेलिक अम्ल के रूप में। और मेलिक अम्ल कहां पर जाकर संचित होगा भाई? रिक्तिका में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो कितने पादप भाई? इधर देखो, अपन ने किन किन की बात की? अपन ने C3 पादप देखे, C4 पादप देखे, और कैम पादप देखे बच्चों। तीनों पादपों में 6 कार्बन शर्करा का जो संश्लेषण है, 6 कार्बन शर्करा के संश्लेषण के लिए तो C3 चक्र ही काम करेगा। C3 पादप हो, C4 पादप हो, कैम पादप हो, 6 कार्बन शर्करा का संश्लेषण तो कैल्विन चक्र ही करेगा। बस C4 पादप और कैम पादपों में थोड़े से अधिक अनुकूलन इसलिए हैं क्योंकि वो कम CO2 पर भी बेहतर काम कर सकते हैं। अब 2 चीजें याद रखेंगे बच्चों। अगर इन तीनों पादपों में से आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, सर्वाधिक
प्रकाश संश्लेषण दर या सर्वाधिक उत्पादकता पूछ ली जाए तो कौन से पादप होंगे? C4। कौन से पादप हैं? C4। C3 तो नहीं होंगे, आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि 1 से 1.5 महीने जब गर्मियां होती हैं तो उनमें प्रकाश वसन होता है, इसलिए उत्पादकता कम हो जाती है। सर कैम पादप और C4 में से C4 पादपों की उत्पादकता ज्यादा क्यों है? C4 में भी प्रकाश वसन नहीं है, कैम पादपों में भी प्रकाश वसन नहीं है। फर्क यह है बच्चों, कैम पादपों में क्रैन्स एनाटॉमी नहीं है। क्रैन्स एनाटॉमी नहीं है तो पूल आच्छादित कोशिकाओं के अधिक क्लोरोप्लास्ट नहीं है। पेप कार्बोक्सिलेज तो है, कम CO2 पर वो भी स्थिर कर सकती है, लेकिन तुलना करें तो C4 पादपों की उत्पादकता कैम पादपों से बेहतर है। और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन हानि, न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन हानि किसकी होगी भाई? कैम पादपों की। कैम पादपों में तो रंध्र दिन में बंद रहते हैं, रंध्र दिन में बंद रहते हैं और रात में ही खुलते हैं। तो दिन में बंद रहते हैं, रात में खुलते हैं, इसका मतलब सबसे न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन हानि कैम पादपों की है। और सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन हानि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन हानि C3 पादपों की होगी, है ना। तो कैम की न्यूनतम, उससे थोड़ी अधिक C4 की, और न्यूनतम और सब सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन हानि किस पादपों की होगी? C3। उत्पादकता भी सबसे बेहतर C4, फिर कैम, और न्यूनतम उत्पादकता किसकी होगी? C3 पादपों की होगी। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने क्या देख लिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपन ने किसमें देखी है? पादपों में। उच्च पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण था, अपन ने पहले प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ी। प्रकाशीय अभिक्रिया के बाद जो अपन ने अप्रकाशीय अभिक्रिया देखी, उसमें अपन ने C3 चक्र C3 पादपों में, C4 चक्र C4 पादपों में, और कैम पादप देख लिए। 6 कार्बन शर्करा का निर्माण अपन ने कैसे होता है वो भी अपन ने देख लिया। अब देखो भाई यहां पर, हां, अब हम किसकी बात करेंगे भाई? अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना भाई। किसकी बात करेंगे अब? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों की। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम सबसे पहला नियम तो देखेंगे ब्लैकमैन का सीमा कारक नियम, या जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहता है सुन लो ध्यान से, बहुत काम आने वाला है। ब्लैकमैन का जो ये सीमा कारक का नियम है ना बच्चों, ये क्या कहता है? मान लो कोई भी एक प्रक्रिया है, यदि कोई भी एक प्रक्रिया है जो एक से अधिक कारकों पर निर्भर है, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो एक से अधिक कारक पर निर्भर करती है, ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक से अधिक कारक पर निर्भर करती है। कैसे? वो ऊर्जा क्या कहते हैं, प्रकाश पर निर्भर करती है, वो तापमान पर निर्भर करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता पर निर्भर करती है। तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो एक से अधिक कारकों पर निर्भर करे, अगर एक से अधिक कारकों पर निर्भर करे तो उस प्रक्रिया की दर सीधे उस कारक के समानुपाती हो जाती है
जो सबसे निम्न सांद्रता में होता है ना। मान लो एक प्रक्रिया है, कोई भी एक प्रक्रिया जो एक से अधिक कारकों पर निर्भर है, कोई भी प्रक्रिया जो एक से अधिक कारकों पर निर्भर है, उस प्रक्रिया की दर किस कारक के समानुपाती होगी, किस कारक पर निर्भर करेगी, उस कारक के या उस कारक के सीधे समानुपाती हो जाएगी जो सबसे धीमा है या सबसे निम्न सांद्रता में है। मतलब मान लो एक पादप है जो उस वातावरण में है जहां पर प्रकाश तीव्रता भी ज्यादा है, तापमान भी ज्यादा है, तो प्रकाश भी ज्यादा है, तापमान भी ज्यादा है, तो सीमा कारक क्या हो गया, CO2। तो दर किस पे निर्भर करेगी, CO2। CO2 बढ़ेगी, दर बढ़ेगी, CO2 घटेगी, दर घटेगी, है ना। मान लो भाई आप 4 मित्र हो, 4 मित्र मिलकर एक रिले दौड़ भाग रहे हो, साथ में भाग रहे हो, 4 व्यक्ति, आप चारों व्यक्तियों की एक टीम है और भी टीम है लोगों की। तो जब आप चारों व्यक्ति साथ में भाग रहे हो वो रिले दौड़ में, तो उसमें क्या है, आपका जो जीत है वो किस पे निर्भर करेगी, सबसे तेज भागने वाले पर नहीं। एक श्रृंखला, एक चेन है, एक चेन में बहुत मजबूत कड़ियां हैं लेकिन एक कमजोर कड़ी है, तो हमेशा जो चेन की स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो किस पर नियमित है, उस कमजोर कड़ी पर। हां भाई, सब तेज भागने वाले हैं, सब तेज भागेंगे, लेकिन जब तक धीमा व्यक्ति वो रेस पूरी नहीं करेगा। आज मैं दुनिया के सबसे तेज धावक के साथ मिलकर भाग रहा हूं, ठीक है। दुनिया का सबसे तेज धावक पता है ना आपको, यूसेन बोल्ट है, ठीक है। दुनिया का सबसे तेज भागने वाला व्यक्ति यूसेन बोल्ट है। वो और मैं एक टीम में है, ठीक है। अब वो कभी रेस जीत पाएगा क्या? वो तो 8 सेकंड में 100 मीटर, 200 मीटर की रेस है, 8 सेकंड में उसने 100 मीटर पार कर लिए, पर मुझे तो 100 मीटर पार करने में 2 मिनट लग जाएंगे। तो जब तक मैं वो रेस पूरी नहीं करूंगा, वो रेस खत्म ही नहीं होगी। तो रेस, उसकी दर किस पे नियमित है, सबसे धीमे कारक पर, उस कारक पर जो सबसे कम सांद्रता में होता है। तो अगर प्रकाश ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो सीमा कारक क्या हो गया, जो सबसे धीमा या सबसे कम सांद्रता वाला कारक है। तो लिख ले बच्चों इस चीज को, ये क्या कहती है ब्लैकमैन का नियम। हाँ, तो इस नियम के अनुसार, ब्लैकमैन का सीमा कारक नियम देख रहे हैं बच्चों, इस नियम के अनुसार जब एक प्रक्रिया एक से अधिक कारक पर निर्भर हो, तो उस प्रक्रिया की दर उस कारक के समानुपाती हो जाती है जो सबसे न्यूनतम सांद्रता या सबसे धीमा होता है। ठीक है, क्या है भाई ब्लैकमैन का सीमा कारक नियम। इस नियम के अनुसार जब एक प्रक्रिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, यदि वो एक से अधिक कारक पर निर्भर हो, बिल्कुल है, प्रकाश पर है, तापमान पर है, CO2 पर है, एक से अधिक कारकों पर निर्भर है, तो अब जब एक प्रक्रिया एक से अधिक कारक पर निर्भर होगी तो उस प्रक्रिया की दर उस कारक के सीधे समानुपाती हो जाती है जो सबसे न्यूनतम सांद्रता में होता है या सबसे धीमा होता है। तो सबसे न्यूनतम सांद्रता या सबसे धीमा होता है उसके समानुपाती हो जाएगी। तो ये अगर आपको सीमा कारक नियम पता होना चाहिए,
ताकि हम क्या पढ़ सकें बच्चों, हम प्रकाश संश्लेषण की दर को अच्छी तरह पढ़ सकें। ठीक है, तो अब ये वाला सिस्टम, अब देख लो बच्चों, कारक जो है ना, हां, प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसकी विस्तार या डिटेल तो अपन अब अगले लेक्चर में देख भी लेंगे। अगले लेक्चर में हम ये चैप्टर पूरा भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वापस एक बार आपको ध्यान रखना है, आज हमने तुलना किसकी की थी, सबसे इंपॉर्टेंट ये C3 और C4 पादपों में याद रखना है सिस्टम। हमने C3 पादप देखे थे पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने 6 कार्बन शर्करा बनाई थी। 6 कार्बन शर्करा बनाने के लिए चक्र को 6 बार चलाया था। 6 बार चलाया था, उसमें अपन ने कुल खर्च 18 ATP और 12 NADPH किए थे। अब जब C4 पादप आ गए, ऐसे पादप आ गए जो कि ज्यादा तापमान पर गर्मी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उनमें प्रकाश श्वसन नहीं देखा जाने के लिए अब उनमें 2 अनुकूलन देखे अपन ने। क्लोरोप्लास्ट की संख्या बढ़ा दी, पेप कार्बोक्सिलेज के एंजाइम की क्रिया करी ताकि वो प्रकाश श्वसन से बच सकें, रुबिस्को को पर्याप्त CO2 प्रदान कर सकें। ये सब उन्होंने किया, लेकिन इससे उनका खर्चा बढ़ गया, ऊर्जा अधिक प्रयुक्त हो गई। कौन सी ऊर्जा अधिक प्रयुक्त हो गई? 18 की बजाय 30 ATP, मतलब 12 अतिरिक्त ATP खर्च हुए। लेकिन एक चक्र में कितने ऊर्जा अतिरिक्त खर्च हुई? 2 ATP। एक चक्र में तो 2 अतिरिक्त ATP खर्च हुए। चक्र 6 बार चलेगा C4 में भी 6 कार्बन शर्करा के लिए, इसलिए कितने हो गए? 30 ATP। उत्पादकता भले ही C3 पादपों की कम है, ज्यादा उत्पादकता किसकी है? C4 की। लेकिन उस ज्यादा उत्पादकता के लिए प्रकाश श्वसन नहीं दिखाने के लिए ज्यादा खर्चा लगा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये पेप केस की याद रखना। पेप कार्बोक्सिलेज C3 पादपों के मीजोफिल कोशिकाओं में नहीं होता। आगे बताऊंगा बच्चों, द्वार कोशिकाएं पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में। द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स होती है ना बच्चों, रंध्रों की संरचना में। द्वार कोशिकाएं जो होती हैं C3 पादपों की, उनमें आपको पेप कार्बोक्सिलेज मिलेगी। लेकिन C3 पादपों की जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं उनमें पेप कार्बोक्सिलेज नहीं होती। पेप कार्बोक्सिलेज किन मीजोफिल कोशिकाओं में मिलेगी? C4 में। और इनमें रुबिस्को कहां मिलेगी? पूल आच्छादित कोशिकाओं में। कैम पादपों की बात करें बच्चों, कैम पादपों में क्या होगा? कैम पादपों में आपको रुबिस्को और पेप कार्बोक्सिलेज कहां मिलेगी? दोनों मीजोफिल कोशिकाओं में। यही तो याद रखना है, कहां मिलेगी? ये लिखा बच्चों, पेप कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को एंजाइम दोनों कहां पर मिलेगी? मीजोफिल कोशिकाओं में। रुबिस्को, पेप कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को दोनों कहां पर मिलेगी बच्चों? मीजोफिल कोशिकाओं में मिलती है। ठीक है भाई, तो ये चीज याद रखनी है अच्छी तरह। तीनों पादपों में अंतर। कैम पादपों का चक्र किल के समान है। कैम पादपों का चक्र C4 पादपों के ही समान है, सेम चक्र है लगभग, लेकिन एक ही कोशिका, मीजोफिल कोशिका में ही देखा जा रहा है, क्रैन्स एनाटॉमी नहीं है। और रात में, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर नहीं होकर रात में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। किसमें होगा? रात में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होगा, क्योंकि दिन में रंध्र क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर C4, C4 के बाद कैम, न्यूनतम दर किसकी होगी? C3 की। वाष्पोत्सर्जन उल्टा कर देना, वाष्पोत्सर्जन हानि में न्यूनतम हानि कैम पादपों में, फिर C4 पादपों में, और सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन हानि किसमें होगी? C3 में। अब आप बोलोगे सर C3 पादप तो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, फिर भी वाष्पोत्सर्जन हानि ज्यादा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि C4 पादप और कैम पादप गर्मियों में अधिक तापमान में रहते हुए भी उन्होंने अपने वाष्पोत्सर्जन हानि को कम करने के लिए अनुकूलन दर्शाया है। कैम पादप के रंध्र तो दिन में खुलते ही नहीं हैं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम है। कैम पादपों में अगर खुलते भी हैं तो क्यूटिकल, एक वैक्स की परत होती है, हम आगे पढ़ेंगे, जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का सिस्टम क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, वैज्ञानिकों का योगदान, हां एनसीईआरटी में जो वैज्ञानिक दे रखे हैं प्रकाश संश्लेषण के, उसकी,
और जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों से कैसे भिन्न होती है उसकी बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।